हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का मॉर्निंग शिफ्ट का ये जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है तो इसका आंसर की करेंगे हम आज के इस वीडियो में, यानी इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो पहला है बारदौली सत्याग्रह, तो यही हमारा आंसर है, यानी बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, इसीलिए फर्स्ट का हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में बोला गया था गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो संघ सूची विदेशी मामले में ये तो हमारा सही है, जो संघ सूची में होता है वो विदेशी मामले होता है। इसके अलावा संघ सूची बैंकिंग ये भी सही है हमारा। संघ सूची प्रतिरक्षा ये भी सही है, यानी कि ये डी वाला जो है संघ सूची सिंचाई ये गलत है। ठीक है, तो गलत जोड़े की पहचान करने के लिए कहा गया था, तो इसीलिए हमारा ये डी वाला गलत जोड़ा है, इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉल वेराइन के संदर्भ में सही है। तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको फास्ट कराऊंगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में कराने वाला हूं, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट मैं आपको सभी का आंसर बताने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, यहाँ पर पहला है यह एक शुल्क संघ था, तो ये जो है ये हमारा सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है इसकी स्थापना 1834 में प्रशा की पहल पर की गई, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि तीनों सही हैं। तो देखिए इस डी वाले में दिया गया है कथन 1, 2 व 3 सही है, इसीलिए थर्ड क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो इनमें से इस स्वीडन देश में जो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी है उसका लेवल, उसका स्तर काफ़ी ऊंचा है, तो इसीलिए फोर्थ का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन करेक्ट था, सेकंड क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन करेक्ट था, और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का भी हमारा डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट था, और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का स्वीडन यानी सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो सवेतन छुट्टी ये जो है ये असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, सवेतन छुट्टी, तो इसीलिए हमारा फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक है। तो ये तो हम सभी को पता है सिंगली जो समुदाय है ये श्रीलंका में बहुसंख्यक है, इसीलिए सिक्स्थ का ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन में निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि बीएमआई ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई से भाग देकर हम बीएमआई निकालते हैं, इसीलिए सेवेंथ का बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद एट्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मृदा होती है, तो ऐसी हमारी मरुस्थलीय मृदा होती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जेम्स वॉट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1781 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। तो इस डैश की जगह पर क्या आएगा, न्यूकोमेन, यानी कि जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया था और 1781 में नए इंजन का पेटेंट
करा लिया था। तो इसीलिए 9th का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम में देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। और क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रमेश के राज्य के ज़्यादातर भाग में काली मृदा पाई जाती है, बताइए रमेश निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संभवतः निवासी होगा। तो कौन से राज्य या केंद्र शासित के प्रदेश का वो निवासी होगा, तो वो महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो काली मृदा है वो पाई जाती है। तो इसीलिए 10th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने का श्रेय डैश को जाता है, तो किसको जाता है, सेठ हुकुम चंद को जाता है। तो इसीलिए 11th का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो तृतीयक क्षेत्रक मत्स्य पालन ये सही नहीं है, तृतीयक क्षेत्रक कृषि ये भी सही नहीं है, ये हमारा कृषि तृतीयक क्षेत्रक में थोड़ी ना आता है। और तृतीयक क्षेत्रक विनिर्माण ये भी सही नहीं है, तृतीयक क्षेत्रक चिकित्सा ये सही है, चिकित्सा सेवा क्षेत्र होता है, तो तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र ही आता है, सेवा वाले जितने भी काम होते हैं। तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा 12th का। 13 क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की आरंभ किस वर्ष किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर की आरंभ किस वर्ष किया गया था, 1973 में किया गया था। तो इसीलिए 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 11th का भी डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका भी हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है, यूएनडीपी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ, गांधी इरविन समझौता और साइमन कमीशन का भारत आना। तो हमसे बोला है कि घटनाओं को उनके घटित होने की सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हमारा जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था। तो इसीलिए 4th नंबर वाला सबसे पहले देखिए किस में लिखा है, बी में भी लिखा है, सी में भी और डी में भी। तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद क्या हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका आरंभ हुआ था। तो 4 के बाद सेकंड किस में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, तो बी भी नहीं हो सकता आंसर। इसके बाद क्या हुआ था, जो इंदिरा इरविन समझौता है ये हुआ था। तो सेकंड के बाद थर्ड देखिए, इसमें तो नहीं है, इसमें है। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15th नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आप क्वेश्चंस को अब अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, इसको आप पढ़ लेना क्वेश्चन को। इसका अब मैं आपको आंसर करा रहा हूँ, तो इसका साक्षरता दर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पोलैंड में पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गई। तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट, जो है जो अभिकथन है, असर्शन, ये सही है। रीजन में भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। और ये जो रीजन है इस अभिकथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए 17th नंबर के क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में आ गया है, तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। 15th का आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 का भी ए ऑप्शन ही करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आप अभिकथन और कारण को पढ़ लेना, इसका भी ए ऑप्शन ही करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था, ये रहा सी ऑप्शन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने आपको बता दिया, ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो ये मैंने आपको पूरा एमसीक्यू करा दिया अभी तक। तो इन एमसीक्यू में कितने सही हैं आपके आंसर, कितने गलत हैं, ये आपने देख लिया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया था। गठबंधन सरकारों ने सत्ता में साझेदारी एवं राज्य सरकारों की स्वायत्तता की नई संस्कृति को जन्म दिया है, कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर कैसे करेंगे वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। सबसे पहले अथवा वाला क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं, इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसमें पूछा गया था संघवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं कैसे हमें करना था। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 में ये आंसर हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते थे। केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ी, इसके अलावा राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स आप क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर में लिख सकते थे। या फिर इसके अलावा अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में कोई और भी पॉइंट पता है तो वो आप लिख सकते थे इन दोनों के बदले में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों आप लिखेंगे तो ही आपके आंसर सही माने जाएंगे। इसके अलावा कोई और भी पॉइंट आप लिख सकते थे, बस वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके अलावा जितने भी आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा तो उनमें भी जो आंसर हैं उनके अलावा भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर में ये दोनों हमारे पॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा जो अथवा वाला क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था कि संघवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संघवाद के विशेषताएं हो जाएंगी 2 या अधिक स्तरों की सरकार होती है, सभी सरकारों का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अधिकारों का स्पष्ट वर्णन संविधान में लिखा होता है, न्यायपालिका निर्णायक की भूमिका में, इसके अलावा आगे का ये आप देख सकते हैं आय के निश्चित स्रोत होते हैं। तो इनमें से कोई भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इसीलिए 2 पॉइंट्स बहुत थे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये आप देख सकते थे, ये इस तरह से आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था कि नारीवादी को परिभाषित करने के लिए आप अपने साथ जो आपका क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का उसको एक बार थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेना, क्योंकि अब मैं आपको जो आंसर हैं सभी क्वेश्चंस के वो अब दिखाने जा रहा हूं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर नहीं भी आप रखेंगे अपने पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया था कि नारीवादी को परिभाषित कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे नारीवादी के बारे में कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के पक्षधर। तो ये 2 हो सकते हैं। इसके अलावा आप इसके आंसर में कोई और पॉइंट भी लिख सकते थे, वो बस आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया था कि सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में एजेंडा 21 का महत्व बताइए। तो ये आप देख सकते हैं एजेंडा 21 के महत्व इस तरह से आप लिख सकते थे, इनको आप पढ़ सकते हैं सभी ये जो आंसर्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था देश के विकास के लिए विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न हो सकती हैं, कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसके आंसर में हम इस तरह से लिख सकते थे 3 पॉइंट्स या फिर 2 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया था कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये आंसर्स हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 से आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट्स जरूर लिखने थे। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते थे, या फिर इनके अलावा भी आप आंसर लिख सकते थे, लेकिन आपके आंसर सही होने चाहिए। तो प्रशा के सबसे प्रमुख मंत्री, इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण के जनक, प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, इसके अलावा काइजर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। तो इस तरह से आप 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर में लिख सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 में अथवा में भी हमारा क्वेश्चन था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि इटली के एकीकरण में ज्यूसेppe मैत्सिनी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से हमें लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया था बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्होंने वहां गृह युद्ध की संभावना को टाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं, केंद्रीय सरकार में फ्रेंच भाषी और इच भाषी मंत्रियों की संख्या समान, राज्य सरकारों को स्वायत्तता। जो ये थोड़े थोड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही आपको आंसर अपने क्वेश्चन पेपर में लिख के आना था, ये सिर्फ हिंट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इनको आपको पूरा थोड़ा बहुत तो कम से कम 2-3 लाइन में तो एक्सप्लेन करके लिखना ही था। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया था कि जल संरक्षण के कुछ उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी स्वयं करेंगे, तो इसे आपने जरूर किया होगा। जल संरक्षण के कुछ उपाय आपको बताने थे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो कम से कम आपको 3 पॉइंट्स तो लिखने ही थे। जैसे कि आप लिख सकते थे कि हम जो वर्षा का जल होता है उसको एकत्रित कर सकते हैं। जो वर्षा का जल होता है, बारिश का पानी, उसको एकत्रित करके कई कामों में उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सुझाव हो जाएगा जल संरक्षण का। इसके अलावा सिंचाई के लिए नए तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं हम, तो ये भी हो जाएगा जल संरक्षण का उपाय। तो इसी तरह से आप कुछ और भी अपना लिख सकते थे। 2 पॉइंट्स तो मैंने ही आपको बता दिया, इसके अलावा भी आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया था कि भारत में वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो इस तरह से हमें करना था। अब सिर्फ इतना ही लिखकर आपको नहीं आना था, इतने में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या होता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में क्यों शामिल किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे 5-5 नंबर के थे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस सेक्शन डी में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि सत्ता में साझेदारी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसमें आपको कम से कम 5 पॉइंट्स तो लिख कर ही आने थे, तभी आपको 5 नंबर मिल सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और 5th पॉइंट। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। अब इसमें देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि ये हिंट के रूप में यहाँ पर आंसर जो हैं ये लिखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ इतना लिख कर आना नहीं था, इसको थोड़ा सा और आपको आगे एक्सप्लेन करके लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में अथवा वाला क्वेश्चन भी था एक, जिसमें पूछा गया था सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर अथवा वाले क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया था हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था।
तो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें भी अथवा वाला क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर इस तरह से हम लिख सकते थे। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर 2 पॉइंट्स ये रहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो ये आप इस तरह से नोट लिख सकते थे। ये फर्स्ट पॉइंट 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट अमृतसर में मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में मार्शल लॉ लगा हुआ था। इसी तरह से आगे यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी आप लिख सकते थे। इसके बाद इसी क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 32 में ही हमें अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर ये रहा, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, इसके बाद ये रहा आपका फोर्थ और ये फिफ्थ पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कहा गया था कि जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता है जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। उदाहरणों के माध्यम से कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ इस तरह से लिखना था। इन सभी आंसर्स को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद ये रहा बाकी का, ये आप देख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इसी में हमें एक अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 33 में ही, कि आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर अथवा वाले क्वेश्चन का। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, इसके अलावा ये फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ नहीं है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। इसी को आप फोर्थ मान लेना और इसको फिफ्थ मान लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें केस आधारित क्वेश्चंस दिए गए थे। सबसे पहले इसमें हमें जो अनुच्छेद दिया गया था उसको पढ़ना था और अनुच्छेद के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनके हमें आंसर करने थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम क्यों हो गया। तो इसका आंसर, क्योंकि ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। तो ये आंसर हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश कारखाने में किस तरह का उत्पादन हो रहा था। तो युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसके बाद थर्ड इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि युद्ध का भारतीय बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन से आयात कम हो गया। इसके अलावा भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार बना दिया गया और नए कारखाने लगाए गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका अनुच्छेद वाला ही था। इसमें भी सबसे पहले आपको अनुच्छेद को पढ़ना था और उसके आधार पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया था, सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की बुनियादी विचार बताइए। तो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानीय स्तर लोगों को भागीदार बनाने से लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत हुआ है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये रहे इसके आंसर्स। अब ये जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का था, तो इसमें कम से कम आपको 2 पॉइंट्स लिखने थे, या फिर एक पैरा में भी आप लिख सकते थे इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो भी हमारा अनुच्छेद वाला था। तो इसमें अनुच्छेद पढ़ना था और उसके आधार पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि सरकार को मानव विकास के किस पक्ष पर जोर देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर ये रहा, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन और पोषण। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है।
तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत से कुपोषण दूर करने के कुछ उपाय बताइए। तो खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार में वृद्धि, और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 से हमारा जो मैप वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए थे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपका क्वेश्चन पेपर में मैप वाले क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड थे, ए और बी। ए पार्ट में टोटल 2 क्वेश्चंस थे मैप वाले। जो पहला था उसमें पूछा गया था कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मैं आपको मैप दिखा देता हूं। इस मैप में इस तरह से आपको भरना था। तो वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो स्थान ये था, मद्रास, यानी कि चेन्नई जिसे अभी हम कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद ए पार्ट में ही सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नील कृषि के लिए सत्याग्रह आयोजित किया था, तो वह स्थान चंपारण था, यानी कि ये हमारा आंसर था। अब इसके बाद जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हमें कुछ नाम दिए गए थे जिन्हें हमें इस मैप पर लोकेट करना था। पहला था सलाल बांध, तो सलाल बांध ये रहा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना था। और दूसरा था टिहरी, तो टिहरी जो है वो आपका यहाँ पर था, ये आप देख सकते हैं टिहरी बांध, ये यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट था राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर था। इसके बाद अगला था तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैप भरना था। तो ये पूरा मैंने आपको आपका जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। और आपका जो एक कमेंट रहता था बार बार कि पूरा सॉल्यूशन कराने के लिए क्वेश्चन पेपर का, तो मैंने आपका जो कमेंट है वो पढ़ा और इस पर मैंने अमल किया, इसको मैंने अप्लाई किया और आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर की मैंने करा दिया। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ही देना ज़रूर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्होंने किस तरह से एग्ज़ाम में आंसर्स को लिखा है और उनके कितने मार्क्स बन सकते हैं और आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं। पूरा आंसर देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं 80 में से। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।